नमस्कार दोस्तों, मैं मंजुल पांडे आप सभी का आरबी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, आज पूरे इंडिया में, पूरे भारत में यह विषय एक चर्चा की बात है। बहुत ज़्यादा इस टॉपिक की आपको यूट्यूब पर या न्यूज़ पर हर जगह पर केवल एक ही चर्चा हो रही है और वो चर्चा है नई शिक्षा नीति की। और सही बात है, इससे पहले भी शिक्षा नीतियाँ आई हैं। शिक्षा नीति 2 बार आई थी, आज हम सब डिस्कस करेंगे। लेकिन उन शिक्षा नीतियों में और आज की शिक्षा नीति में जो 2020 में आई है, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो आज हम शिक्षा के बारे में या शिक्षा मानव के जीवन में क्यों ज़रूरी है, पहले 2 मिनट हम आपका यही लेंगे। देखिए, आप सबको पता होगा कि हमारी शिक्षा प्रणाली किस कंडीशन पर है। आज स्थिति हमारे देश की क्या है, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय शिक्षा हमेशा से ऐसे रही है। अगर आप भारतीय शिक्षा की बात करें तो आपको एक ऐसे शिक्षाविद मिलेंगे भारत में जो पूरी दुनिया में कहीं भी किसी धरती पर नहीं पैदा हुए हैं। अगर आप शिक्षकों की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा उदाहरण आता है, पहला नाम आता है चाणक्य का, स्वामी विवेकानंद का, महात्मा गांधी का, विनोबा भावे का। ये सारे नाम, रामकृष्ण परमहंस जी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऐसे शिक्षकों का नाम आता है। आप सबको पता होगा, शिक्षा और शिक्षक और उसके साथ विद्यार्थी, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे का पूरक होती हैं। और यदि किसी समाज का विकास होना है, मानव का विकास होना है या शिक्षा का विकास होना है, देश का विकास होना है, तो बिना शिक्षा के विकास के ना किसी देश का विकास हो सकता है और ना किसी मानव का विकास हो सकता है। तो आज हम नई शिक्षा नीति से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं, जो भी आपको समझने में दिक्कत हो रही है, सारी बारीकियों को समझेंगे और बात करेंगे कि नई शिक्षा नीति पहली बार कब आई थी, कोठारी कमीशन ने नई शिक्षा नीति के बारे में क्या कहा था, और GDP की जो बात कही जाती है शिक्षा को लेकर, उन सब पहलुओं के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। अब अगले 30 मिनट आप पढ़ोगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। लेकिन इससे पहले ये जान लो कि यह टॉपिक, ये ज़रूरी नहीं है कि आप प्रतियोगी छात्र हो तभी आपके लिए ज़रूरी है। आप प्रतियोगी छात्र हो, बहुत अच्छी बात है। जो विद्यार्थी तैयारी नहीं कर रहा है उसको भी ये पॉइंट जानना चाहिए। आपके घर का कोई बुजुर्ग इंसान हो, आपके गार्जियन हो, आपके पेरेंट्स हो, उन्हें भी इन बातों से ज़रूर अवगत कराना चाहिए। क्योंकि आज मान लीजिए कि वो शिक्षा नहीं ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन कल उनके बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे, वो विद्यालय जाएंगे। अब शिक्षा नीतियाँ बदल चुकी हैं, तो उन शिक्षा नीतियों को जानना चाहिए। और बिना शिक्षा नीतियों को जाने या बिना शिक्षा के विकास को, मैंने कहा, ना तो परिवार का विकास होगा, ना उस व्यक्ति का विकास होगा और ना ही देश का विकास होगा। तो ये वीडियो कोई विद्यार्थी हो उसके लिए, एक शिक्षक के लिए, एक गार्जियन के लिए, सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और शिक्षा, शिक्षक और मैंने बताया विद्यार्थी, ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, लिखा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और मेरा पूरा ध्यान होगा कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उन सब के बारे में हम लोग एक एक बिंदुओं के बारे में समझेंगे। देखो, सबसे बड़ी चीज़ होती है इस शिक्षा नीति में, जो सबसे बड़ा पॉइंट लिख कर आया है, वो आया है कि जो 10+2 फार्मूला था, आज तक हम लोग, आप सभी लोग अभी तक जिस शिक्षा नीति पर पढ़ाई किए हो, वो फार्मूला कौन सा है? 10+ फार्मूला। मतलब आप क्लास 1 से स्टार्ट किए और क्लास 10 तक पहुँचे हो, और 10 के बाद 2 का मतलब होता है 11-12। आपने 11-12 किया और आपकी 10+2 की आपकी जो पढ़ाई थी वो कंप्लीट हो गई। लेकिन इस नीति को क्या कर दिया गया है, अब ख़त्म कर दिया गया है और एक नया फार्मूला आया है। और उस फार्मूले को कहा जाता है 5+3+3+4।
तो ये फॉर्मूला अब लागू होगा। ये सब हम डिस्कस करेंगे इस 30 मिनट के वीडियो में। चलिए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं कि जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद हमारे देश में शिक्षा सुधार हुए और उसी शिक्षा सुधारों को देखते हुए सबसे पहली बार जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार में 1968 में पहली बार शिक्षा नीति आई थी भारत में। शिक्षा सुधार के लिए पहली बार नीति आती है 1968 में। आपको दिख भी रहा होगा कि 1968 में पहली बार शिक्षा नीति आती है। किसके काल में? इंदिरा गांधी के काल में। लेकिन इससे पहले एक आयोग बना था, जिस आयोग को कहा जाता है कोठारी कमीशन या कोठारी आयोग। तो हमने बताया कि सन 1968 में पहली बार भारत में क्या आता है? शिक्षा नीति आती है। और शिक्षा नीति आई थी किसके काल में? तो इंदिरा गांधी के काल में। ये सारे पॉइंट एग्जामों में पूछे जाते हैं। ऐसे भी पूछा जाता है कि भारत में पहली बार शिक्षा नीति किस आयोग के कहने पर आई थी, किस आयोग की सिफारिश पर आई थी? तो उस आयोग का नाम था कोठारी आयोग या कोठारी कमीशन। हम कोठारी आयोग के बारे में बात करेंगे। इसके बाद सन 1986 ईस्वी में दूसरी बार भारत में शिक्षा नीति आती है, जब भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। और राजीव गांधी के ही काल में द्वितीय शिक्षा नीति आई थी। और जो प्रेजेंट टाइम में हमारी शिक्षा नीति जो अभी तक लागू है, वो वही वाली है जो दूसरी शिक्षा नीति आई थी। और इसी 1986 वाली ही नीति में एक बार छोटा सा माइनर चेंज किया गया था। कब? 1992 में। लेकिन ये बहुत माइनर था, बहुत थोड़ी मात्रा में था, एकदम समझ लो ना के बराबर। तो ये दो शिक्षा नीति आई थी। और हमने बताया कि आज के टाइम पर जो हम शिक्षा नीति यूज करते हैं, वो शिक्षा नीति कौन सी है? वही 1986 वाली। अब एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि ज़रूरत क्या थी शिक्षा नीतियों की। देखो, बहुत बेसिक सी एक बात आप समझो कि हमारा देश भारत पूरे विश्व में सेकंड नंबर में है पॉपुलेशन पर। और जब भी देश की स्थिति का सवाल आता है, बात की जाती है कि देश की स्थिति बहुत ख़राब है, तो हम सबसे पहला जिस पर आरोप लगाते हैं वो हम आरोप लगाते हैं अपनी पॉपुलेशन पर, अपनी जनसंख्या पर। और आपको पता है कि हम विश्व के नंबर 2 कंट्री हैं पॉपुलेशन में, जबकि एरिया में अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 7वें नंबर पर हैं, लेकिन पॉपुलेशन में नंबर 1 पर है। तो जब देश के विकास में कोई रोड़ा बनता है तो कहा जाता है वो कौन होता है? पॉपुलेशन होता है। इसीलिए एजुकेशन को सुधार करना, एजुकेशन को अप्लाई करना, सही ढंग से इम्प्लीमेंट करना बहुत आवश्यक होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसे रिसोर्सेज कम हैं, हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो मेरा जो मानना है, मैं ये कहता हूँ कि जो हमारी पॉपुलेशन है उसी को रिसोर्सेज बना दिया जाए। बात समझ रहे हो? जो पॉपुलेशन है उसी को रिसोर्सेज बनाने का काम किया जाए, उसी को स्रोत बना दिया जाए, ताकत बना ली जाए। जनसंख्या हमारी कमजोरी ना बने, हमारी ताकत बन जाए। और वो ताकत कब बनेगी? जब हमारी जनसंख्या शिक्षित होगी। शिक्षित होगी तो रोजगार होगा, और रोजगार होगा तो जनता अपने आप ताकतवर हो जाएगी। इसीलिए शिक्षा नीतियों को लाया गया है। तो 1986 में जो शिक्षा नीति लाई गई थी, उसी के जस्ट 34 साल बाद, 34 ईयर्स आफ्टर, बहुत लंबा टाइम होता है, इसके बाद वर्ष 2020 में एक नई शिक्षा नीति आई है। और वो शिक्षा नीति है नई शिक्षा नीति 2020, और जो आई है माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, जब भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। तो यहाँ तक हमने बात की कि भारत में, कुल गणतंत्र भारत में शिक्षा नीतियाँ क्या रही हैं। ये 3 नीतियाँ, और हमें पढ़ना किसके बारे में है? नई शिक्षा नीति के बारे में। अगले स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा कोठारी कमीशन की बात की।
तो कोठारी कमीशन का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1964 में। कोठारी कमीशन का निर्माण हुआ था 1964 में, और कोठारी कमीशन की सिफारिश पर हमने बताया कि शिक्षा नीति को लागू किया गया। लेकिन कोठारी कमीशन ने एक बात कही थी जिस बात का जिक्र करना बहुत आवश्यक है, और नई शिक्षा नीति में उस बात को अप्लाई किया गया है। मतलब जो कोठारी कमीशन ने 1964 में कहा था, 1968 में नई शिक्षा नीति में लागू भी कर दिया गया था, लेकिन सुचारू ढंग से चलाने की बात कही गई है 2020 की शिक्षा नीति में। तो सोच लो कितना गैप है। तो इन्होंने कहा क्या था, कमीशन ने सीधे सीधे कहा था कि जो देश की कुल जीडीपी होती है, जो देश की कुल जीडीपी होगी, जीडीपी का कुल जितना भाग होगा उसका 6% खर्च होना चाहिए किस पर, शिक्षा के सुधार पर। ये कमीशन का सीधा सीधा कहना था कि यदि देश की शिक्षा व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाना है, उसका विकास करना है, तो जीडीपी का 6% एजुकेशन पर खर्च होना चाहिए, ये कमीशन का कहना था। लेकिन हुआ क्या, 1968 में इस बात को नई शिक्षा नीति में डाल भी दिया गया, जो पहली शिक्षा नीति आई थी उसमें डाल भी दिया गया। लेकिन लिखा हुआ है इस सुझाव को सन 1968 के पहले शिक्षा नीति में शामिल भी किया गया, परंतु आज तक इस आयाम को कभी भी पूरा नहीं किया जा सका। मतलब आज तक भारत ने, हिंदुस्तान ने जो अपनी जीडीपी था उसका 6% की बात छोड़िए, उसका आधा भी नहीं किया है। भारत सरकार तो अलग अलग प्रकार के आंकड़े देती है, लेकिन ये आंकड़े वाकई में गलत हैं। सरकार सही आंकड़े नहीं देती है, और मैं कुछ आंकड़े लेकर आया हूँ जो एथेंटिक है, ठीक। और जो मैं नई शिक्षा नीति बता रहा हूँ इसका पूरा ड्राफ्ट आया है, और ड्राफ्ट मेरे सामने है, ड्राफ्ट मेरे सामने है। आप ड्राफ्ट में सब कुछ लिखा हुआ है, सरकार का ड्राफ्ट आया है तो ड्राफ्ट मेरे सामने है। तो ड्राफ्ट में कहा क्या क्या गया है। पहली बात तो हम बात करें जीडीपी की, तो हम दिखाएं आपको कुछ आंकड़े दिखा रहे हैं। आंकड़ा देखिए, लिखा हुआ है कि कुल जीडीपी का खर्च हुआ था वर्ष 2017-18 में, टारगेट रखा गया था 6% का, टारगेट 6% का रखा गया था, लेकिन 17-18 में कुल खर्च कितना होता है, 2.7%। ये 17-18 का आंकड़ा है। और हम तुलना करें, अगर विश्व के और देशों से तुलना करें, और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि विश्व के हम बहुत मजबूत देशों को नहीं लेंगे, विश्व के कमज़ोर देशों को लेते हैं। और उसमें आपके पास सबसे पहला उदाहरण लिखा होगा कि हमारा पड़ोसी भूटान जैसा देश, आज हम विश्व शक्ति बनने जा रहे हैं। अमेरिका, चाइना के बाद अगर तीसरा किसी का नाम आता है तो हिंदुस्तान का आता है। लेकिन शिक्षा की स्थिति हिंदुस्तान की क्या है, आप देखिए अपने आंखों के सामने। भूटान अपने कुल जीडीपी का 7.5% खर्च करता है शिक्षा पर। भूटान जैसा देश अपने कुल जीडीपी का, मान लीजिए 100 रुपये इनकम होती है भूटान की, तो उस पर 7.5 रुपये वो शिक्षा के लिए खर्च करता है। शिक्षा के लिए नए स्कूलों की स्थापना, नए कॉलेज की स्थापना, नई भर्तियां निकालेगा, प्रयोगशालाएं बनवाएगा। लेकिन भारत की स्थिति क्या है, वो 100 में 2 रुपये या 2.5 रुपये खर्च करता है। उसकी बात करें जिम्बाब्वे, सोचो जिम्बाब्वे कैसा देश है, गरीब देश है एक, लेकिन जिम्बाब्वे जैसा देश, स्वीडन जैसा देश 7% यूज करता है। फिनलैंड, फिनलैंड का नाम तो आप दुनिया में सबसे फेमस है। फिनलैंड जैसा देश अगर काम करता है तो अच्छी बात है। क्यों करता है? दुनिया में अगर पूछा गया सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था किस देश में है, तो वो देश है फिनलैंड। सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था, दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था अगर कहीं पर है तो वो देश है फिनलैंड। वहाँ पर स्थिति क्या है कि आप क्लास 3 में जब पहुँच जाते हो तो आपको लैब में भेज दिया जाता है, आपसे एक्सपेरिमेंट करवाए जाते हैं कक्षा 3, कक्षा 4 के बच्चों से। और आपने यहाँ पर हिंदुस्तान में विद्यालयों की स्थिति ये है, विश्वविद्यालयों की स्थिति ये है कि आप पीजी कर लो, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाओ, लेकिन मैं कितने उदाहरण जाता हूँ कि वहाँ पर लैब है ही नहीं। यहाँ तक कि कई ऐसे कॉलेज स्कूल चलते हैं जिसकी बिल्डिंग भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर स्कूल चलता है, कॉलेज चलते हैं, सब कागज़ पर।
जबकि फिनलैंड को आप तुलना करिए, फिनलैंड कहाँ पर है, कोई आप मैप में दिखता भी नहीं है फिनलैंड, भारत इतना बड़ा सा दिखता है। ये सारे सुधार करने हैं। और उदाहरण लीजिए, किर्गिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील जैसा देश 6% है। यूके अगर होता है तो अच्छी बात है। नीदरलैंड 5.5%। मलेशिया, सोचिए केन्या है, केन्या जैसे कमज़ोर देश। सबसे बड़ा उदाहरण आता है मंगोलिया का, जो एक पूरा मरुस्थलीय देश है, डाकुओं का देश कहा जाता है मंगोलिया को। मंगोलिया जैसा देश भी भारत से आगे है और ये अमेरिका के बराबर, सोचने वाली बात यह है कि मंगोलिया अमेरिका के बराबर शिक्षा व्यवस्था पर खर्च करता है। मंगोलिया से आधा है हिंदुस्तान शिक्षा व्यवस्था में खर्च में। और हम जिसके लिए सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं वो है हमारा चाइना। हम जिससे आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा परेशान हैं, हम चीन से ही तुलना कर लें। लेकिन चीन की जो स्थिति है, अगर सच में अगर सच्चाइयों को देखा जाए तो चीन हमसे बहुत आगे है। ये आप अच्छे से जानते होंगे। कारण क्या है? चीन की शिक्षा व्यवस्था, चीन की रॉ मटेरियल इतने सस्ते होते हैं। कारण है कि जो क्लास में 5 में बच्चा हो वो चिप बना देता है, वो सॉफ्टवेयर बना देता है, वो ऐप बना देता है। और हमारे हिंदुस्तान की अगर तुलना करो तो आप अच्छे से जानते हो। बात क्लियर है? हम लोग चाहकर भी चाइना प्रोडक्ट का बहिष्कार नहीं कर पा रहे हैं। आप फ़ोन लीजिए, दक्षिण कोरिया का सैमसंग का फ़ोन लीजिए, लेकिन उसमें भी आज अगर रॉ मटेरियल खोल के देखेंगे तो लिखा होगा मेड इन चाइना। रीजन है, सब विवश हैं। तो हमें इस बारे में सोचना चाहिए। और पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत सरकार ने इस नई शिक्षा नीति में इस 6% के क्राइटेरिया को पूरा करने की बात कही है। और यदि ऐसा होगा तो सही बात है कि भारतीय शिक्षा नया आयाम को छुएगी, जो कोठारी आयोग की सुझाव थी। आगे बात करते हैं हम। देखिए, ये हमने दिखाया, कुछ आपको जीडीपी आंकड़ा दिखाया है। आप देख रहे होंगे पिछले 6 साल का ये जीडीपी आंकड़ा है। 2014-15 में, 15-16 में, 16-17, 17-18, 19-20 और 20-21। आप देख रहे होंगे जीडीपी भारत का ग्रो कर रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ग्रो कर रहा है। लेकिन शिक्षा व्यवस्था क्या ग्रो कर रही है? ये गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती है हम घाटे में हैं, हमारा जीडीपी कमज़ोर है। यदि जीडीपी आपका मजबूत हो रहा है तो शिक्षा पे खर्च क्यों नहीं हो रहा है? ये सवाल है। ठीक, तो ये ग्राफ दिखाइए आप। लिखा हुआ है इंडिया एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन हैज इंक्रीज इन द लास्ट 6 ईयर। ठीक, ये आपको कुछ ग्राफ है जो शिक्षा पर खर्च हुआ है लास्ट 6 ईयर में। तो ग्राफ ये नहीं है कि कम हुआ है, ग्राफ धीरे धीरे बढ़ा है, ग्राफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला स्लाइड। अब हम बात करते हैं जो हमारी नई शिक्षा नीति 2020 की आई है। और 2020 की शिक्षा नीतियों में जो सबसे पहली बात कही गई है कि जो बिल आया है उस बिल को कहा गया है नेशनल हायर एजुकेशन बिल 2020। क्या कहा गया है? नेशनल हायर एजुकेशन बिल 2020। और इसे कैबिनेट की मंजूरी मिली 29 जुलाई सन 2020 को। अभी जस्ट 2 दिन पहले एक ऐतिहासिक दिन हुआ और शाम को 4 बजे कैबिनेट की मीटिंग हुई और कैबिनेट ने इस बिल को क्या किया? पास कर दिया। अभी ये कैबिनेट में पास हुआ है। अब ये बिल कहाँ जाएगा? संसद जाएगा। और संसद में जैसे ही पारित होगा ये बिल, तो बिल की जगह ये क्या बन जाएगा? ये एक्ट बन जाएगा, ये कानून बन जाएगा। तो ये जान लो कि नई शिक्षा नीति अभी लागू नहीं हुई है। नई शिक्षा नीति अभी लागू नहीं हुई है, अभी इसे लागू होना है। अभी ये संसद जाएगा और संसद में जाने के बाद ये पारित होगा और देन क्या होगी? नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी भारत में। ठीक, अब आइए देखते हैं हम लोग कि कैसे, किस प्रकार से नई शिक्षा नीति को भारत में विकसित किया गया है। देखिए, लिखा हुआ है जो नई शिक्षा नीति आई उसके लिए कोई ना कोई आयोग बना होगा। और उस आयोग का सबसे पहली बार गठन किया गया था वर्ष 2016 में। एक कमेटी बनाई गई पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रह्मण्यम के नेतृत्व में। एक पूर्व कैबिनेट सचिव थे,
इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाती है वर्ष 2016 में, लेकिन कुछ कारणवश यह कमेटी सही ढंग से, सुचारू ढंग से काम नहीं कर पाती है, जिसके बाद इस कमेटी को भंग कर दिया गया। यह कमेटी क्या हुई? भंग कर दी गई। और इस कमेटी के पश्चात एक दूसरी कमेटी बनाई जाती है। कब? वर्ष 2017 में। और हमारे इसरो के, जो हमारा इसरो है, उसके एक पूर्व अंतरिक्ष वैज्ञानिक कस्तूरी रंगन, डॉक्टर कस्तूरी रंजन के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और उसी समिति ने एक नया बदलाव किया है भारतीय शिक्षा प्रणाली में, जिसे कहा जा रहा है नई शिक्षा नीति 2020। तो लिखा हुआ है कि वर्ष 2017 में इसरो के पूर्व अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी के मसौदे को 31 मई सन 2019 को सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। ये सरकार ने, जो कैबिनेट ने कल परसों इसे पास किया है, ये उसे मिला कब था? 31 मई वर्ष 2019 को। और इसी मसौदे को ही 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट की मंजूरी प्राप्त हुई, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं? नेशनल हायर एजुकेशन बिल 2020। बात क्लियर है? तो ये बात हुई कि जो नई शिक्षा नीति से संबंधित आयोग हैं, आपको इनका नाम याद करना है, डॉक्टर कस्तूरी रंगन का। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये पहले इसरो के पूर्व अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, तो उनसे संबंधित है ये। अगले स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। अब लिखा हुआ है कि नई शिक्षा नीति में कौन कौन से कार्य किए गए हैं और उन कार्यों को हमें समझना है, और मेनली उसमें हमें बात करना है उस फार्मूले के बारे में जो 10+2 की जगह लेगा। तो अगर हम पहले बिंदु की बात करें तो पहला बिंदु लिखा हुआ है कि जो अभी तक मानव विकास संसाधन मंत्रालय होता था, जो HRD मिनिस्ट्री होती थी, उसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, और उसी का नाम बदलकर अब कर दिया गया शिक्षा मंत्रालय। अब क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय। अब देखिए, ये काम तो वाकई में बहुत अच्छा किया गया है। ये काम तो बहुत अच्छा किया गया है। क्यों? देखिए, मानव विकास संसाधन मंत्रालय, इसी के अंतर्गत तक शिक्षा व्यवस्था आती थी, लेकिन बहुत ऐसे इंसान होंगे जिसे पता ही नहीं होगा कि इस मिनिस्ट्री के अंदर में शिक्षा आती है। तो इस मिनिस्ट्री का नाम शिक्षा मंत्रालय रखने से अब हर एक व्यक्ति जान पाएगा कि यह शिक्षा से संबंधित है, एजुकेशन की बातें इसी में कही गई हैं। और मानव विकास संसाधन मंत्री कौन है इस समय? मानव विकास संसाधन मंत्री कौन है इस समय? पोखरियाल हैं, ठीक, पोखरियाल निशंक। तो वही इस समय क्या है? शिक्षा मंत्री हैं। लेकिन जयशंकर जो हैं, जयशंकर तो क्या हैं? विदेश मंत्री हैं, ठीक। तो मानव विकास संसाधन मंत्री जो थे, उन्हीं का नाम क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्री कह दिया गया है, और उसे क्या बना दिया गया? एजुकेशन मिनिस्ट्री कह दिया गया। दूसरी बातें कही गई कि जो 10+2 का फॉर्मूला था, मैंने बताया, इसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। 10+2 के फॉर्मूले को 100% समाप्त कर दिया गया। अब इसकी जगह पर आएगा क्या? 10+2 की जगह पर आएगा क्या? सबसे बड़ा सवाल यही है। तो अब ये जो नया फार्मूला आया है, वो फार्मूला है 5+3+3+4 का। अब आपके दिमाग में होगा कि 5+3+3+4, आप कल से बहुत सुन रहे होंगे इस फार्मूले को। तो इस फार्मूले को हम डिस्क्राइब करेंगे। कहने का मतलब है कि अब 4 स्टेज होगी, एक 5 साल का, फिर दूसरा 3 साल का, फिर 3 साल का, और लास्ट स्टेज होगी 4 साल की। और उसमें जो पहला 5 ईयर होगा उसे कहा जाएगा फाउंडेशन स्टेज। उसे क्या कहा जाएगा? फाउंडेशन स्टेज कहा जाएगा। और उस 5 सालों में किया क्या जाएगा? सबसे पहली बात, इस स्टेज का कोई लक्ष्य रखा गया है कि इस स्टेज में बच्चे के साथ क्या किया जाएगा?
तो इसमें सबसे पहला काम किया गया है कि बच्चे की नींव को मजबूत किया जाएगा। बच्चे को जो नींव है, जो बच्चे की शुरुआत है एजुकेशन की, उसे मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। और उसमें जो सबसे पहला कैटेगरी बनाई गई है वो बनाया गया प्री प्राइमरी स्कूल, जो हम लोग केजी वगैरह पढ़ते हैं, प्ले ग्रुप का, तो वहाँ किया गया है। और ये चलेगा कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। 5 वर्षों में भी 3 कैटेगरी बनाई गई है। और पहला होगा प्री प्राइमरी स्कूल जो 3 वर्ष का होगा। ठीक, इसके बाद हमारा क्लास 1 होगा जो 1 ईयर का होगा, और फिर क्लास 2 होगा जो कि भी क्या होगा? 1 ईयर का होगा। तो 3 ये 4 और 5, तो 5 ईयर का ये फॉर्मूला तैयार होगा जिसे हम लोग कहते हैं फाउंडेशन स्टेज। और इस फाउंडेशन स्टेज में किसी बच्चे के नींव को मजबूत किया जाएगा, उसे खेलने की क्षमता, समझने की क्षमता, इन सब का विकास करने पर जोर दिया जाएगा। पहले 5 के बाद दूसरा आता है 3। अब देखो 3 ईयर का मतलब क्या है? 3 ईयर में कहा गया है, इसे कहा जाता है आप प्रिपेयर समझ रहे होंगे। तो प्रिपेयर से ही क्या बनाया गया है? प्रिपेयरिटी बनाया गया है। और इसे कहा गया है कि आप अब मैच्योर, अब प्रिपेयर होना शुरू हो रहे हो। अब आप प्रिपेयर होना शुरू हो रहे हैं किस क्लास में? तो क्लास 3 में, क्लास 4 में और क्लास 5 में। और इसमें लक्ष्य रखा गया है कि अब बच्चे को मैथ हो गया, गणित हो गया, साइंस हो गया, मीन्स विज्ञान हो गया, आर्ट कला हो गया, सामाजिक विषय जो सोशल साइंस होता है वो, और फिर क्या? लिटरेचर, साहित्य को भी पढ़ाया जाएगा किस क्लास में? क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 में। इन सारी बातों का ज्ञान दिया जाएगा कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 के विद्यार्थियों को। तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि अब एजुकेशन सिस्टम टफ होगा, थोड़ा हार्ड होगा, लेकिन ज़रूरी भी है, थोड़ा ज़रूरी भी है, क्योंकि हमारी शिक्षा नीति बहुत ख़राब हो चुकी है। अगले बात करते हैं, अगला चलते हैं। तो अगला जो 3 ईयर है, हमने बताया ना 5 + 3 तो अगला जो 3 है वो लिए लिखा हुआ है। और ये 3 है जिसे कहा जाता है मिडिल स्टेज। और इसका लक्ष्य रखा गया है, इस लक्ष्य को एक बार आप पढ़ कर देखिए। और ये लक्ष्य कब दिया जाएगा? क्लास 6 में, क्लास 7 में और क्लास 8 के बच्चों को। और काम क्या दिया जा रहा है? बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी, सॉफ्टवेयर बनाना सिखाया जाएगा, वेबसाइट बनाना सिखाया जाएगा, ऐप बनाना सिखाया जाएगा। कक्षा 6 के विद्यार्थियों को, कक्षा 7 के विद्यार्थियों के सिलेबस में डाला जाएगा कंप्यूटर कोडिंग, जो हम लोग BCA MCA में करते हैं। जब बीटेक करते हो कंप्यूटर साइंस से, तब ये सारी चीज़ें आप जानते हो। तो ये सारी चीज़ें अब कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 के विद्यार्थियों को सिखाया जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। चाइना में यही होता है। चाइना में कक्षा 4, कक्षा 5, कक्षा 6 के विद्यार्थियों को कंप्यूटर पर काम करना, कंप्यूटर डेवलप करना, सॉफ्टवेयर डेवलप करना सिखाया जाता है। और उसके विकास का कारण भी वही है, शिक्षा। अगला देखिए, लास्ट जो स्टेज होगा 4 ईयर का, उसमें कहा गया है, उसका नाम दिया गया सेकेंडरी स्टेज। उसे क्या कहा गया है? सेकेंडरी स्टेज। और इसमें बात की गई है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को डेवलप किया जाएगा, प्रयोग कराए जाएंगे आपसे, और बौद्धिक विकास की, आपका मेंटली विकास किया जाएगा, जिससे आप अपने कैरियर के बारे में अब आप खुद डिसाइड कर सको। और ये काम किया जाएगा कब? क्लास 9th में, क्लास 10th में, क्लास 11 और क्लास 12 में। तो ये 4 स्टेज बनाए गए हैं। यही फार्मूला है 5 + 3 + 3 + 4, ये फार्मूला है। 10 + 2 की जगह ये फार्मूला और काम करेगा। अब देखते हैं, कुछ और बातें कही गई हैं और बहुत अच्छी बातें हैं। तीसरा पॉइंट आप देखोगे तो लिखा है कि जो स्ट्रीम सिस्टम है इसे समाप्त किया जा रहा है। मेरे हिसाब से जो मुझे सबसे ज़्यादा क्वालिटी दिखी है वो इस सेक्शन में दिखी है कि जैसे स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ कि आप अभी तक कला लेते थे, आर्ट लेते थे, साइंस लेते थे, एग्रीकल्चर लेते थे और कॉमर्स लेते थे, इन सेक्शन में जाते थे क्लास 9th के बाद या क्लास 11 से। लेकिन अब इस सारे सेगमेंट को ख़त्म कर दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अब बच्चा जो सब्जेक्ट चाहे वो सब्जेक्ट पढ़ सकता है।
कोई कॉम्बिनेशन थोपा नहीं जाएगा बच्चों पर कि आपको अगर मैथ पढ़ना है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना ही होगा, पीसीएम पढ़ना ही होगा। अगर आपको बायो में इंटरेस्ट है तो आप पीसीबी लो, आप बायो के साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना अनिवार्य होगा। अभी तक ये सारी कंडीशन थी, लेकिन अब सारी कंडीशन समाप्त की जा रही हैं। अगर आपका इंटरेस्ट मैथ में है तो आप मैथ ले लीजिए, लेकिन आपको फिजिक्स नहीं आता है, आपका इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, तो आप यहाँ पर हिस्ट्री ले लीजिए। आपका इंटरेस्ट है किस में, कोई भी सब्जेक्ट, पॉलिटी में है, या आप एग्रीकल्चर में चले जाओ, वहाँ पर कोई इंटरेस्ट है, आप आर्ट में चले जाओ, कॉमर्स में चले जाओ, बीटेक, जो भी आईटी से संबंधित पर सब्जेक्ट हैं, कंप्यूटर है, तो कहने का मतलब है कि आप किसी भी सेगमेंट से अब वो सब्जेक्ट चुन सकते हो जो आपको पसंद हो। तो जो स्ट्रीम वाला सिस्टम था इसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ये बहुत अच्छा काम किया गया है। चौथा पॉइंट अगर आप देखेंगे तो जो प्राइवेट विद्यालय थे, प्राइवेट विश्वविद्यालय थे, निजी विश्वविद्यालय और गवर्नमेंट विद्यालय, इन सभी की शिक्षा व्यवस्था को एक समान मानक बनाया जाएगा। इसका सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो ये होगा, जो बात फीस की आती है, शुल्क की आती है, कि सरकारी विद्यालय में शुल्क कम होता है जबकि प्राइवेट विद्यालय में शुल्क बहुत ज़्यादा होता है। तो अब ऐसा काम किया जाएगा कि दोनों को क्या कर दिया जाएगा, शिक्षा मानक एक समान कर दिया जाएगा। अगर सरकारी विद्यालय में फीस 1000 रुपये है तो प्राइवेट विद्यालय यदि वो कोर्स चला रहा है तो उसे भी फीस 1000 ही करनी होगी। ये काम किया जा रहा है। जैसे बीएड की फीस है, सरकारी विद्यालयों में 5000 रुपये फीस है और प्राइवेट में 50,000 फीस है। अब उसे क्या किया जाएगा, एक मानक बनाया जाएगा और वो मानक एक समान होगा, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो। ये पॉइंट हुआ चौथा। पांचवा पॉइंट की बात करें तो ये कहा गया कि 5वीं तक की शिक्षा आपकी मातृभाषा में लागू होगी। और इसके तहत जो मेनली काम किया गया कि जो इंग्लिश की अनिवार्यता की गई थी इसे समाप्त किया जाएगा। लेकिन मातृभाषा की अगर बात करते हैं, अगर बात भाषा की करते हैं, तो सरकार ने, आयोग ने एक बात कही है कि ये केवल एक रिकमेंड किया है कि यह चीज़ लागू की जाए। क्योंकि देखिए, जैसे हम ये वीडियो बना रहे हैं तो हम आपकी भाषा में, अगर हम वीडियो इंग्लिश में बनाते या किसी अदर लैंग्वेज में बनाते तो आपको समझने में उतना दिक्कत होती, आप उतने अच्छे से नहीं समझ पाते, ना हम आपको और किसी लैंग्वेज में उतने अच्छे से समझा पाते। क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हम हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। तो आयोग ने ये कहा कि जिस क्षेत्र की जो भाषा हो, जिस क्षेत्र की जो भाषा हो, कोशिश की जाए कि जहाँ तक हो उसे शिक्षा उसकी मातृभाषा में दिया जाए। जैसे कहीं की भाषा अगर कन्नड़ है तो वहाँ पर इंग्लिश ना थोपी जाए। अगर कहीं की भाषा मराठी है तो बच्चों को मराठी पढ़ाया जाए जहाँ तक हो सके, और कम से कम 5वीं तक तो ज़रूर पढ़ाया जाए। वो कुल मिला के जो 3 लैंग्वेज वाली बात थी, एक मातृभाषा जो एक मदर टंग होती है उसे किया जाए, मतलब एक वहाँ की लोकल लैंग्वेज, एक हिंदी और तीसरा इंग्लिश को अप्लाई किया जाए। तो इस पर बात कही गई है, लेकिन ये कहा गया है कि ये ऑप्शनल है। ये क्या है, ऑप्शनल है। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो ये बहुत बड़ा काम किया गया है। एक लिखा गया है कि मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम। ये सिस्टम भी बहुत शानदार है, जिसे हिंदी में कहा गया है बहुस्तरीय प्रवेश तथा निकासी व्यवस्था की शुरुआत की गई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि जैसे आप बीए में एडमिशन लेते हो और फर्स्ट ईयर करने के बाद आप छोड़ देते हो, किसी भी कारणवश आप छोड़ देते हो, तो आपका वो वर्ष बेकार चला जाता है। लेकिन अब बेकार नहीं जाएगा। यदि आप फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ते हो, यदि आप फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ते हो तो आपको उसका एक डिप्लोमा दिया जाएगा। उसका क्या दिया जाएगा? एक डिप्लोमा दिया जाएगा। यदि आप सेकेंड ईयर के बाद छोड़ते हो तो उसका आपको क्या कहते हैं, फर्स्ट ईयर के बाद अगर आप छोड़ते हो तो उसका आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपने फर्स्ट ईयर आपने किया है। अगर आप सेकेंड ईयर के बाद छोड़ते हो तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा।
और अगर आप थर्ड ईयर पूरा कंप्लीट करते हो तो आपको क्या दिया जाएगा, तब आपको डिग्री दी जाएगी। कहने का मतलब है कि यदि जो 1 साल बाद 2 साल बाद किसी कारणवश छोड़ देता था तो वो उसका आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। इसी को कहा गया है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम, बहुस्तरीय। आप बीए 1 साल किए हो तो यहाँ से सर्टिफिकेट उठाओ और चले जाओ 1 साल बीएससी कर लो, लेकिन आपका इंटरेस्ट हो तभी। ये नहीं कि सबका हम सर्टिफिकेट इकट्ठा करेंगे। ये काम किया गया है 6ठे पॉइंट में। 7वां पॉइंट है क्रेडिट सिस्टम की शुरुआत की गई है। क्रेडिट सिस्टम क्या होता है, जैसे आप शॉपिंग करते हो, यहीं भी मार्ट में शॉपिंग करते हो, कहीं भी करते हो, तो आपके अकाउंट में शॉपिंग का कुछ क्रेडिट, कुछ बैलेंस आ जाता है, आपके डिजी लॉकर में कुछ बैलेंस आ जाता है और पुनः आप उसकी शॉपिंग कर सकते हो। तो ऐसे ही जैसे आप डिग्रियों को इकट्ठा करते जाओगे, आप पढ़ाई करते जाओगे, तो आपको कुछ क्रेडिट अंक दिए जाएंगे, वो आपके डिजी लॉकर में डाले जाएंगे। और जब आप इंटरव्यू दोगे, नौकरी करने जाओगे, तो उस क्रेडिट सिस्टम का आपको लाभ होगा। तो ये एक काम किया गया है इसके अगले पॉइंट में। अगला 8वां पॉइंट है कि जो क्लास 9 से लेकर 12 तक की परीक्षा होती है, बोर्ड परीक्षा, वो अभी तक ईयरली होती है, सालाना होती थी, लेकिन अब उसे समाप्त किया जाएगा और सेमेस्टर वाइज 6-6 महीने पर सेमेस्टर वाइज क्या होगा, सारी परीक्षाएं कराई जाएंगी। यही लिखा हुआ है, लिखा है कि कक्षा 9 से 12 तक की समस्त परीक्षाएं सालाना की जगह किस में होंगी, सेमेस्टर में होंगी। ये बात लिखी गई है इसके 8वें पॉइंट में। अगला पॉइंट देखो, 9वां पॉइंट लिखा गया है कि यूजीसी तथा अन्य जो भी रेगुलेटिंग बॉडी थी, जो यूनिवर्सिटियों को चलाती थी, इन सबको क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा और एक नई रेगुलेटिंग बॉडी बनाई जाएगी जिसे कहा जाएगा नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी नामक एक क्या बनाया जाएगा, एक नया बॉडी बनाई जाएगी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, या इसी को एक नाम और दिया गया है, इसी को कहा जाएगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। एक ही बॉडी है, इसके 2 नाम दिए गए हैं। ये एक ऐसी संस्था बनाई जाएगी, यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसे समाप्त कर दिया जाएगा, जो एचआरडी है उसे समाप्त कर दिया गया। तो ऐसी संस्थाओं को जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी उन्हें समाप्त कर दिया गया है। लेकिन 2 चीज़ों को छोड़ दिया गया है, जो परीक्षाएं मेडिकल के तहत होती थी और जो लीगल परीक्षाएं कराती थी, जो लीगल बॉडी मतलब जो एलएलबी वगैरह की परीक्षाएं होती थी, और जो नीट का एग्ज़ाम होता है, एम्स का एग्ज़ाम होता है, मतलब मेडिकल संबंधित जो परीक्षाएं कराई जाती हैं, उन बॉडी को अभी बदला नहीं जाएगा। जैसे वो पहले चलती थी वैसे ही काम किया जाएगा उस पर, यह भी कहा गया है, क्योंकि इनकी कुछ अलग डिमांड होती है, इनका कुछ अलग सिस्टम होता है, इसीलिए इसे छोड़ दिया गया है। तो ये हुआ अगला पॉइंट। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो लिखा है कि विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए एक सिंगल अप टेस्ट कराया जाएगा जिसे कहा जाएगा कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट। जो अलग अलग विश्वविद्यालय अलग अलग कई प्रकार की परीक्षाएं कराते हैं, उन सब को समाप्त करके एक सिंगल परीक्षा कराई जाएगी जिसे कहा जाता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। कहने का मतलब है कि पूरे देश में एक शिक्षा प्रणाली अपनाई जाएगी। जो शिक्षा व्यवस्था यूपी में होगी वही बिहार में होगी, वही कश्मीर में होगी और वही तमिलनाडु में होगी। इस थ्योरी पर काम किया जाएगा। अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि जो एंट्रेंस एग्जाम कराए जाएंगे ये वाले, ये एक एजेंसी कराएगी जिसका नाम है नेशनल टेस्ट एजेंसी, जिसका नाम है नेशनल टेस्ट एजेंसी, जिसे शार्ट में हम कहते हैं एनटीए। तो एनटीए नामक एक संस्था होगी जो सभी प्रकार के एंट्रेंस एग्जामों को कराएगी। और लास्ट पॉइंट लिखा है जो एक कोर्स होता है एमफिल, एक कोर्स होता है एमफिल, एमफिल कोर्स को समाप्त कर दिया जाएगा। और एमए के आप जस्ट बाद, एमए करने के बाद, पीजी करने के बाद आप जस्ट बाद पीएचडी कर सकते हो। तो ये सारी बातें बताई गई हैं। पॉइंट्स और भी हैं, और कई पॉइंट्स हैं इसमें। जैसे एक पॉइंट हम आपको बताएं, उदाहरण बताएं कि जैसे लिखा हुआ है कि जैसे कोई कॉलेज है, बीटेक का कॉलेज है, तो कॉलेज जैसे होते हैं जैसे यहीं पर अपने केएनआईटी है, तो यहाँ पर कुछ स्पेशल ट्रेड हैं
केवल उसी ट्रेड में परीक्षाएं या एडमिशन कराए जाते हैं। लेकिन अब ऐसा प्रावधान किया जाएगा कि कोई विद्यालय है वहाँ पर अगर बच्चा जिस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहे वो सारे सब्जेक्ट उस कॉलेज में स्थापित किए जाएं। तो जो हमारी शिक्षा नीति है ये बहुत अच्छी बनाई गई है, हम सभी को इसका स्वागत करना चाहिए और आशा करनी चाहिए कि सरकार इसे बिल को पेश करे। वैसे पेश हो जाएगा ये, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह बहुमत है सरकार का, तो बिल ये पास हो जाएगा। बस हम भगवान से दुआ करें कि यह बिल 100% जो इस बिल में लिखा गया है वो उसकी कसौटी पर उतरे, और यदि ऐसा होगा तो सच बता रहे हैं शिक्षा व्यवस्था एकदम से बदल जाएगी। हमारे शिक्षक बदल जाएंगे, हमारे बच्चे बदल जाएंगे, सोचने का तरीका बदल जाएगा यदि ये शिक्षा नीति लागू होती है। तो हमारा आज का विषय यही था। अभी ये शिक्षा नीति लागू नहीं हुई है, जैसे आगे इसमें चेंजेज होते जाएंगे तो हम आगे आपको इन्फॉर्म करेंगे। तब तक यहीं तक हम बात करेंगे और आगे जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। टेक केयर।